सुबह 8 बजे हमारी क्लास हुई थी। अब आज चुप हो गया तो आएगी ना, मार्क का मार्क करनी। तो सुबह क्लास स्टार्ट हुई थी कितने बजे? 8 बजे अपनी, और 4 बजे तक लगातार क्लास थी, बैक टू बैक। गुरुजी राम राम, प्यार से पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए, नहीं कट्टा चल जाएगा, है ना। एक बात बताओ आप मुझे, चलो एक मिनट प्लीज, सारे बच्चे साइलेंट हो जाओ प्लीज। ए लड़का, बच्चे बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। एक बात आप मुझे बताओ, आप मुझे एक बात समझाओ, ये पीडीएफ का तुमने क्या तमाशा लगा रखा है पीडीएफ का? एक प्लीज एक मिनट सुन तो लो बात को। 122 पेज की एक पीडीएफ सेव है, मतलब अपलोड है, नहीं है? हाँ ये वाला पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ अपलोड सच में नहीं है? ये कैसे हो सकता है भाई? ये क्या है? ये बावड़े हो गए, ये सब क्या है? शायरी नहीं भेजनी है, क्या रखा है? तो भाई सुनो, अगर ऐसा है कि पीडीएफ अपलोड नहीं है, दुख की बात है ना? है अपलोड? एक मिनट दिखा, एक मिनट अभी देख लेता हूँ ना। एक बार मुझे बस केवल पीडीएफ दिखा दो आप। है? दिखा, मुझे दिखा। दरोगा बैच में पीडीएफ है कि नहीं, मुझे दिखाओ। है? नहीं है? अरे मुझे दिखाओ, ये वाली है ना पुराना? यही इसी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? सुनो 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 सुनो, एक मिनट रुक जाओ यार, क्या चेक कर रहे हो? ये कौन सा बैच है? पुराना? पुराना? नए बैच में है कि नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं समझ गया। अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी, तुरंत अभी क्लास खत्म होते के साथ, जब तक आपकी अगली क्लास खत्म होगी, अरे सुन लो यार, अरे बैठो जल्दी से। अगली क्लास तुम्हारी खत्म होगी, उससे पहले अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना? मेरे सामने खड़ा होकर अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना? पता नहीं कौन सा बैच है जिसमें नहीं है, कोई बात नहीं। अगर है तो रहने देंगे, और अगर नहीं है तो अभी अपलोड करवा देंगे, ठीक है ना? 122 पेज की पीडीएफ एक, उसमें टॉपिक है भौतिक प्रदेश है सारे, सामान्य परिचय पूरा, और उसमें एक टॉपिक है नदियां, समझे? कल जब अपनी क्लास शुरू होगी, तो कल की क्लास में हम शुरू करेंगे नदियां। कल अपवाद तंत्र पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना? तो कल की क्लास में अपवाद तंत्र शुरू होगा, कल अपवाद तंत्र शुरू होगा, और परसों संडे को जो क्लास होगी उसमें अपवाद तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार बता देता हूं तुम्हें, एक मिनट का समय लेकर एक बार। कल आप अपनी पीडीएफ को हाथ में लेकर के आना जब आप क्लास आओ। देखो कल तुम्हें अरावली पढ़ाई थी क्या? अरावली पढ़ा दिया था कल? देखो कल अपना, कल कितनी तारीख है? 8, तो 8 है कल, कल 8 शनिवार है ना, और 9 कल, आज फ्राइडे है ना, आज 7 तारीख है, तो 8 तारीख को कल सैटरडे। तो यहाँ पर सुनो सुनो, यहाँ तक ना अपना क्या होगा कि यहाँ तक अपना क्या कहते हैं, रिवर्स जो है ना, रिवर्स, यहाँ पर रिवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक मिनट सुन लो, एक माइंड मेकअप कर लो आप, कैसे कैसे हम सिलेबस कितने तारीख का कंप्लीट करेंगे। फिर 9 तारीख के बाद में जब 10 को चलेगा, तो 10 और 11 दो इलेक्शन है, तो छुट्टी है, सर ने कहा है। चलो 9 10, अच्छा 10 तारीख को और 12 तारीख, इन दो क्लास में अपने क्लाइमेट कंप्लीट कर देंगे, इन टॉपिक में क्लाइमेट हो जाएगा यहाँ तक। और कल की क्लास में मतलब परसों संडे को हमारा जो वो है क्या कहते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो परसों संडे को हमारी प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, मतलब इलेक्शन छुट्टी से पहले 11 से पहले देख ले। और 12 तारीख तक हम क्लाइमेट कर लेंगे। फिर इसके बाद में जो 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख, इसमें हम एक दिन करेंगे सॉइल मिट्टी, एक दिन करेंगे वेजिटेशन वनस्पतियां और मिट्टियां, ठीक है ना? और फिर अपना जो टॉपिक बचेगा कौन सा बचेगा? फिर बचेगा जनगणना, है ना? फिर अपना जनगणना, और 16 17 18 19 और 20 तारीख को तुम्हारा ज्योग्राफी 20 नवंबर को कंप्लीट कर देंगे। मेरी बात सुन भाई, अरे यार क्यों तारीफ कर, क्या मतलब पगला देख। तो 20 तारीख तक अपना ज्योग्राफी का जो इंडियन ज्योग्राफी है, वो इंडियन ज्योग्राफी 20 तारीख को हम किसी भी हालत में कंप्लीट कर लेंगे। 20 के बाद कोई क्लास तुम्हारी इंडियन ज्योग्राफी की नहीं होगी, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा 10 12 नंबर का काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना? चलो अब शुरू करते हैं विंध्याचल से। विंध्याचल शुरू करना है ना आज? तो सुनो भाई, मैंने कल आपको बताया था भ्रंश कगार के रूप में, किसके रूप में? भ्रंश कगार बताया था आपको या नहीं बताया था? देखो बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दो, देखो ये बता दिया भ्रंश कगार, भ्रंश घाटी है, लोक पर्वत कहते हैं। तो एक भ्रंश बना यहाँ, एक भ्रंश बना यहाँ, एक दरार पड़ी, एक यहाँ दरार पड़ी, एक यहाँ दरार बनी, एक यहाँ दरार बनी, दो दरार के बीच का भाग टूट कर नीचे चला गया, दो दरार के बीच का भाग टूट कर नीचे गया, उसको क्या कहा? भ्रंश घाटी। क्या बनी है? भ्रंश घाट। इस भ्रंश में नदी बहने लगी, कौन थी? नर्मदा, इसका नाम पड़ा नर्मदा की भ्रंश घाटी। दूसरा एक वो है, एक दरार यहाँ है, एक दरार यहाँ है, दोनों दरारों के बीच का हिस्सा टूट करके नीचे धस गया, यहाँ पर एक भ्रंश घाटी बन गई। और ये जो भ्रंश घाटी है, इसमें से बहने लगी कौन थी? ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती दो भ्रंश घाटियां बनी, नर्मदा और ताप्ती दो भ्रंश घाटियां बनी, और नर्मदा और ताप्ती के बीच का जो भाग ऊपर रह गया, बच गया, वो भाग कहलाया आपका ब्रह्मसोत पर्वत। कौन सा कहलाया? ब्रह्मसोत पर्वत या ब्लोक पर्वत कहते हैं। और इन दोनों नर्मदा ताप्ती के बीच में जो पर्वत है, जो ब्रह्मसोत पर्वत है, उसका नाम है कौन सा? उसका नाम है सतपुड़ा। कौन सा नाम है? सतपुड़ा। तो नर्मदा और ताप्ती घाटियों के बीच में कौन से पर्वत का विस्तार है? सतपुड़ा पर्वत का विस्तार। कौन सा पर्वत का विस्तार है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार पाया जाता है, ठीक है ना? सिंपल से एक टॉपिक स्टार्ट कीजिए और उसको समाप्त कर दीजिए। बीच से समझ नहीं आता है, छोटा बड़ा कोई टॉपिक समाप्त करके ही मानिए, सब्जेक्ट एंड करने से मतलब नहीं है। क्वेश्चन माइंड में, कौन है ये बच्चा? मैं लड़ नहीं रहा हूँ, बताओ मुझे एक बार, कौन बच्चा है ये बताओ? कोई बात, मैं नहीं डांट रहा हूँ कुछ भी, किसने लिखा है बताओ मुझे एक बार। अरे बताओ, आपने लिखा है? किसने लिखा है? अरे बेटा बता दे, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ यार। अच्छा आप ऐसा कहने कि पाकिस्तान छोड़िए अंग्रेज जाकर के, मैं संतुष्ट हो जाए बच्चा। अच्छा चलो, जिसने लिखा है ये बच्चा कह रहा है कि सिंपल से एक टॉपिक स्टार्ट करो, उसको समाप्त करो। भाई जैसे कल हमने शुरू किया, तो मान लो कल हमने क्या पढ़ा? हमने कल पढ़ा मालवा का पठार, है ना? हमने पढ़ा बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, है ना? दक्कन का पठार और अरावली पर्वत।
अब ऐसा थोड़ी है कि अरावली की 2 लाइन पढ़ाई, मालवा की 2 लाइन पढ़ाई, दंडकर्ण की 2 लाइन पढ़ाई, बाकी लाइन आज डिस्कस करेंगे, ऐसा थोड़ी है। तो कल पठार शुरू हुए, पठार पढ़ा दिए, अब पर्वत शुरू हुए तो कल एक पर्वत हुआ कंप्लीट अरावली, अब दूसरा पर्वत चल रहा है विंध्याचल, इसके बाद चलेगा सतपुड़ा, इसके बाद पश्चिमी घाट, इसके बाद पूर्वी घाट। सिंपल है, सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, बताओ सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? ये बच्चा जो भी है, मुझे लग रहा है ये नया बच्चा है, कोई पहली बार पढ़ रहा है। पुराने वाले बच्चे उनको सबको पता है, अब इसको ये नहीं पता होगा, और नहीं पता है कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है। मेरी क्लास में भी सीक्वेंसिंग की समस्या है, तो फिर कहीं समस्या हर जगह परेशान रहोगे। मेरे जितना सीक्वेंस में कोई पढ़ाता ही नहीं है। आगे देखो एक बार, अब देखो जब दोनों तरफ भ्रंश बन जाए, इधर भी भ्रंश घाटी हो जाए और इधर भी भ्रंश घाटी, दोनों तरफ भ्रंश घाटी हो तो बीच में जो पर्वत बनता है उसको कहते हैं भ्रंश भ्रंशोत्थ पर्वत या अवलोक पर्वत, ठीक है ना। लेकिन भ्रंश बने और ये जैसे एक हिस्सा, ये कोई भूभाग है, इसमें एक तरफ तो भ्रंश बन गया लेकिन दूसरी तरफ नहीं बना, तो ये जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये इस भ्रंश का किनारा है, ठीक है, इस भ्रंश का किनारा, इसको कहते हैं भ्रंश कगाल। क्या कहते हैं? भ्रंश कगाल। और नर्मदा का जो भ्रंश है, आप अगर देखोगे इस तरीके से, जैसे अगर हम यहाँ पर अगर मानचित्र में देखें इसको, तो यहाँ पर भ्रंश घाटी है नर्मदा की, यहाँ भ्रंश घाटी किसकी है? नर्मदा की, और यहाँ भ्रंश घाटी किसकी? ताप्ती की। और यहाँ पर पर्वत जो है यहाँ पर, ये एक तो ये पर्वत है, इसको कहते हैं विंध्याचल, और एक यहाँ पर्वत है, इसको कहते हैं कौन सा? सतपुड़ा। समझ में आई बात? तो ये जो विंध्याचल है ये सतपुड़ा है। सतपुड़ा पर्वत तो नर्मदा भ्रंश और ताप्ती भ्रंश के बीच में, इसलिए इसको आपने भ्रंशोत्थ पर्वत। लेकिन विंध्याचल के एक किनारे ही क्या पाया जाता है? भ्रंश, इसलिए विंध्याचल एक भ्रंश कगार है, ना कि भ्रंशोत्थ पर्वत है। तो विंध्याचल भ्रंश कगार के रूप में है। बलुआ पत्थर, इसे पढ़ा दिया मैंने कल आपको, डोलोमाइट सब मैंने बताया डायग्राम बना करके, एमपी से लेकर के बिहार में सासाराम तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो आज जो बात मैंने कल बताया था गुडविल पीक, सद्भावना शिखर, ये किसके अंदर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किसके अंदर? अच्छा, मेघालय का पठार छूट गया था ना, हाँ मेघालय, आप मुझे याद दिलवाना, कोई बात नहीं है, वो 3 नंबर पे था। जब वर्गीकरण हमने किया था तो 1 नंबर पे हमने कहा था जिसका नाम था मध्यवर्ती उच्चभूमि, 2 नंबर पे नाम दिया था दक्कन का पठार, और 3 नंबर दिया था मेघालय और कार्बी एनलॉन्ग। तो ये पर्वत हो जाते हैं प्रायद्वीप के, फिर उसके बाद मेघालय और कार्बी एनलॉन्ग आएगा। तो आप सतपुड़ा की बात करते हैं तो सतपुड़ा, अच्छा गुजरात में इसको जो बटेल्स कहते हैं, इसकी लंबाई 1050 है। विंध्याचल एक बड़ा विशेष प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, वो पूछता है कि उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा किसके द्वारा बनाई जाती है? तो विंध्याचल पर्वत के द्वारा, ठीक है ना। बाड़मेर, कैमूर, पारसनाथ, ये सब विंध्याचल की श्रेणी है। बाड़मेर, कैमूर और पारसनाथ। पारसनाथ बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट के पाया जाता है, हीरा। आपके मन में पारसनाथ आ रहा होगा, छोटा नागपुर पठार तक भी विंध्याचल का विस्तार है, ठीक है ना, तो वहां तक ये फैलाव पाया जाता है। बाड़मेर इधर पड़ेगा, एमपी के अंदर पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो ये इस तरफ हो गया आपका कौन सा? ये तो हो गया विंध्याचल, ये कैमूर तक है, और विंध्याचल के बाद में नीचे की तरफ कौन सा है? ये आपका सतपुड़ा है। तो एमपी और एमपी के नीचे कौन है? महाराष्ट्र। तो एमपी और महाराष्ट्र की सीमा के ऊपर कौन सा पर्वत फैला हुआ है? सतपुड़ा। सतपुड़ा की एक श्रेणी है राजपीपला, कौन सी है? एक है ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ महादेव मैकाल, राजपीपला ग्वालीगढ़ महादेव मैकाल, राजपीपला ग्वालीगढ़ महादेव मैकाल, राजपीपला ग्वालीगढ़ महादेव मैकाल, ऐसे ही फैला हुआ है। और इस राजपीपला और ग्वालीगढ़ के बीच में एक दर्रा पड़ता है, इसको बोलते हैं खंडवा बुरहानपुर। कौन सा है? खंडवा बुरहानपुर, या इसको नेपा नगर पास के नाम से जानते हैं। नेपा नगर ये अखबारी कागज के लिए फेमस, नेपा नगर, ठीक है ना भाई। बहुत डिस्टर्ब होता है चश्मे वाला बच्चा, हाँ थोड़ा सा ध्यान दे यार, है ना, समझ बात को, लंबे समय से डिस्टर्ब चल रहा है तो क्लास में, है ना। अब मैं लास्ट में दांत निकाल बेवकूफ की तरह, शर्म और नहीं आती, बाहर निकल इधर, बाहर निकल, क्या इधर हीरो नेता और बन रहा है, जल्दी इधर बाल बना रहे, थोड़ी शर्म करनी चाहिए, थोड़ी हल्की फुल्की, इधर बाहर जा। मैं जब से देखता हूँ कितना दिन हो गया देखते 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 देखते। तो ये राजपीपला ग्वालियर महादेव कौन हो गया? मैं कहा इधर जाके इस बैठ जा, अरे इस बैठ जा भाई, बैठ मारवा दूंगा, इधर एंगल साइड इधर, अब अस्तर बैठ करके बावड़ा। तो महादेव श्रेणी में चोटी पट्टी, इसका नाम धूपगढ़, क्या नाम है? ऐसे अलग में महादेव भगवान शिव है ना, तो महादेव हमेशा धूप में बैठकर तपस्या करते हैं, है ना। तो महादेव से धूप याद रख लेना, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा में, सतपुड़ा की एक श्रेणी महादेव, उस महादेव श्रेणी में चोटी कौन सी? धूपगढ़, और धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। एक वो है यहाँ पर, एक पड़ता है यहाँ पर हिल स्टेशन, और इसका नाम है पंचमढ़ी, क्या नाम है? पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, और सतपुड़ा की रानी के रूप में किसको जानते हैं? पंचमढ़ी। एक यहाँ पर मैकाल श्रेणी के अंदर पड़ती है अमरकंटक, कौन पड़ती है? अमरकंटक। अमरकंटक मैकाल की सबसे ऊंची है, और अमरकंटक में अलग अलग दिशाओं में इधर नर्मदा जाती है, इधर सोन जाती है, इसके आसपास के क्षेत्र से ही आपकी महानदी निकलती है। तो एक ऐसा क्षेत्र या ऊंचा भूभाग जिससे अलग अलग दिशाओं में कई सारी नदियां जाएं, तो उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र। कौन सा बंद है? अपकेंद्रीय। तो ये जो अमरकंटक है ये अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र का क्या करती है? निर्माण करती है। अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र का होता है विकास, ठीक है, निर्माण होता है। तो ये बातें हैं आपकी किसके बारे में? ये है सतपुड़ा, भ्रंशोत्थ पर्वत है। भारत का सबसे बड़ा भ्रंशोत्थ पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा ही है। देखो इस विस्तार को आप समझ रहे होंगे, एमपी, महाराष्ट्र और एमपी और छत्तीसगढ़, तो 3 राज्यों में एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में इस सतपुड़ा का क्या मिलता है? विस्तार मिलता है। इसके अलावा ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें इसके अंदर पाई जाती है, ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टानें मिलती है। इसके बाद देखोगे तो ये सब मैंने यहाँ पर बना दिया है, जैसे राजपीपला ग्वालियर के बीच में दर्रा कौन सा? खंडवा बुरहानपुर, या इसका नाम क्या है? नेपा नगर। इसके बाद ग्वालियर के बाद कौन सी? महादेव, इसमें पंचमढ़ी हो गई, और चोटी कौन सी हो गई? धूपगढ़। सतपुड़ा सबसे ऊंची, मैकाल, मैकाल श्रेणी की सबसे छोटी, अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र का विकास होता है। सतपुड़ा की कुछ और श्रेणियां हैं, जैसे बीजागढ़, असीरगढ़, बरवानी, ये तमाम पहाड़ियां भी किसकी ही हैं? तो ये सब किसकी हैं? सतपुड़ा की पहाड़ी आती है। अब हम आते हैं किसके ऊपर? पश्चिमी घाट। देखो पश्चिमी घाट जो पर्वत है, इसके बात करेगा पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट के अंदर आप आओगे तो यह एक खंड पर्वत है, या यह भी क्या है? एक ब्लॉक माउंटेन है, खंड पर्वत इसको कह देते हैं। अरे हट जाए यार, ठीक है ना, हे भगवान। तो ये पश्चिमी घाट, ये भी देखो कुछ विद्वान मानते हैं इसको ब्लॉक माउंटेन, कुछ विद्वान मानते हैं इसको भ्रंश कगार। तो ये भ्रंश कगार के रूप में इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्वत था, इस तरफ सागर था, इसका नाम था कौन सा? अरब सागर। कौन सा सागर था? इस तरफ अरब सागर। लेकिन क्या हुआ कि इसका एक हिस्सा टूटा, और टूट करके ये वाला हिस्सा और नीचे की तरफ धस गया, तो इधर बन गया भ्रंश। लेकिन ये भ्रंश कहाँ पे है? अरब सागर में। ये भ्रंश ऊपर नहीं दिखता है, ये अरब सागर, और इस भ्रंश के कगार के रूप में आपका कौन सा पर्वत दिखता है? पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। अब इसमें आप देखो पश्चिमी घाट का विस्तार, ये पश्चिमी घाट आपका शुरू होता है कहाँ से? गुजरात। कहाँ से होता है? गुजरात। गुजरात से शुरू होता है, गुजरात में एक स्थान पड़ता है खानदेश। कौन सा है? खानदेश। खानदेश से शुरू हुआ गुजरात में, और गुजरात में खानदेश से शुरू होता है, फिर इसके बाद में कौन सा आता है? महाराष्ट्र। तो गुजरात में है, फिर कहाँ है? महाराष्ट्र। इधर गोवा और कौन है? कर्नाटक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। देखो सबको याद हुआ कितने राज्यों में? 6। ऊपर कौन है? उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके बाद हो गए 6 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। 6 राज्यों, कितने राज्यों में? 6
6 राज्यों में इसका मिलता है विस्तार, सबसे पहली बात। दूसरी बात, लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये डेटा अगर नहीं भी याद रखो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। औसत कितनी है? 1500। और इसकी गुजरात से कन्याकुमारी तक लंबाई 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600। 1500 मीटर औसत ऊंचाई है और लंबाई कितनी है? 1600। देखो हुआ क्या ना कि इसमें अतिरिक्त जैव विविधता मिलती है। भाई जैव विविधता मिलने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वनस्पतियां ज्यादा होनी चाहिए, और वनस्पति ज्यादा के लिए जरूरत पड़ती है बारिश की, जरूरत अधिक बारिश चाहिए। तो आप देखोगे कि इसके अंदर मानसून का तो प्रवेश है बाद में, वो सबसे पहले मानसून का प्रवेश कहां से होता है? पश्चिमी घाट से होता है। इसलिए बहुत अधिक जैव विविधता का क्या हुआ है यहाँ पर? विकास। अतिरिक्त जैव विविधता मिलने के कारण इसे शामिल कर दिया गया विश्व धरोहर सूची में 2012 में। कब शामिल किया गया? 2012 में। इसमें चट्टानें ग्रेनाइट, नीस, खोंडेलाइट, एंडेसाइट, कई प्रकार की चट्टानें मिलती है, नहीं रखना है उसको बहुत ज्यादा। तो 2012 में इसे अपनी जैव विविधता के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 6 राज्यों में विस्तार है। देखो अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस पश्चिमी घाट के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये वाला, इसको कहते हैं नीलगिरी, क्योंकि इधर तो पश्चिमी घाट है और इस तरफ कौन सा है आपका? पूर्वी घाट। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट को जो आपस में मिलाता है वो कौन सा है? नीलगिरी। नीलगिरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र, देखो नीलगिरी का फैलाव मिलता है यहाँ पे मिलेगा कर्नाटक, इधर मिलेगा केरल, इधर मिलेगा तमिलनाडु। तो कर्नाटक केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल तमिलनाडु। अच्छा आपने इसको याद भी दो ग्रुप में याद किया, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, 3, कर्नाटक केरल तमिलनाडु। तो कर्नाटक केरल तमिलनाडु में विस्तार पाया जाता है किसका? नीलगिरी का। किसका मिलता है? नीलगिरी। देखो नीलगिरी जो है, इस नीलगिरी क्षेत्र में बनाया गया बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा बनाया गया? बायोस्फीयर। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। भाई यूनेस्को ने कार्यक्रम चलाया 1971 में। कब चलाया? 1971। और उसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर। क्या नाम था? मैन एंड बायोस्फीयर। मैप कार्यक्रम। कौन कार्यक्रम? मैन एंड बायोस्फीयर। और भाई जो मैप कार्यक्रम चलाया यूनेस्को ने, उसके अंतर्गत भारत का पहला बीएसआर जो शामिल किया गया, वो भारत का पहला बीएसआर कौन सा था? नीलगिरी। कौन सा था? नीलगिरी। तो नीलगिरी भारत का पहला बीएसआर है जिसको मैप कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। तो मैप में शामिल भारत का पहला बीएसआर कौन सा है? नीलगिरी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। कितने राज्यों में? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से कौन मिलाता है? नीलगिरी। पश्चिमी और पूर्वी घाट को मिलाता है नीलगिरी। और सुनो भाई नीलगिरी के बारे में, नीलगिरी के अंदर एक चोटी पड़ती है, उसका नाम है दोदा बेटा। कौन चोटी है? दोदा बेटा। कौन चोटी है? दोदा बेटा। 2633 मीटर, 2633। एक चोटी वो है 2695। कितनी ऊंचाई है? 2695। लेकिन ये केरल के अंदर है और इस चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। कौन सी है? लेकिन अनाईमुड़ी 2695 है। कितना ऊंचा है? 2695। तो इस पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची है वो अनाईमुड़ी है, 2695। हिमालय के बाहर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, 2695। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में दूसरी सबसे ऊंची कौन सी है? दोदा बेटा। और केवल नीलगिरी कहे तो खाली नीलगिरी की सबसे ऊंची कौन सी है? दोदा बेटा आएगी। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची, और दोदा बेटा पश्चिमी घाट की या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची। तमिलनाडु के अंदर दोदा बेटा, केरल के अंदर है अनाईमुड़ी। केरल में कौन सी है? अनाईमुड़ी। इसी तमिलनाडु के अंदर इस चोटी के ऊपर या इस चोटी के निकट, दोदा बेटा के निकट एक हिल स्टेशन, उसका नाम है उदगमंडलम। कौन सा है? उदगमंडलम। या ऊटी है। कौन सा है? ऊटी। ऊटी हिल स्टेशन किसमें पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। और किस पहाड़ी में? नीलगिरी। यहीं पर एक और आपकी पहाड़ियां हैं, और यहाँ पर एक पहाड़ी है जिनको बोलते हैं पालनी। कौन सी कहते हैं? पलनी। कौन सी है? पलनी। और पलनी जो पहाड़ियां, पलनी पहाड़ियां, इसके अंदर एक हिल स्टेशन है, इसका नाम है कोडाई कनाल। कौन सा है? कोडाई कनाल। इस कोडाई कनाल को कही जाती है पलनी पहाड़ी की राजकुमारी। पलनी की राजकुमारी कौन है? कोडाई कनाल। कोडाई कनाल के अंदर 1 अप्रैल 1899 को एक सौर वेधशाला स्थापित की गई थी। क्या स्थापित की गई थी? सौर वेधशाला। और उसके 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अभी पीछे मई के अंदर एक डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है ना? तो एक डाक टिकट जारी हुआ था मई के अंदर, और ये पलनी के अंदर श्रेणियों के अंदर कोडाई कनाल सौर वेधशाला, सोलर ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई थी, है ना? तो सौर खगोलीय अनुसंधान के क्षेत्र की जन्मस्थली वो कोडाई कनाल को ही माना जाता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछ सकता है ऐसे प्रश्न को, ठीक है? तो ये बात होगी। अब देखो भाई, ये जो आपकी नीलगिरी पर्वत है, इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम है टोडा। कौन जनजाति? बोलो। टोडा। टोडा जनजाति है। टोडा जनजाति बहुत बड़ी जनजाति है, भैंस पालते हैं। क्या पालते हैं? भैंस पालते हैं। बहुपति प्रथा होती है। क्या होती है? बहुपति प्रथा। मतलब इसका एक लड़की की शादी कईयों से नहीं होती है। अरे 2-3 भाई, यार अजीब बात करता। अब शादी नहीं होगी किसी की एक परिवार में, लड़कियां कम है, लिंग अनुपात कम होगा, सिंपल बात है। तो लड़कियां जो कम होगी तो फिर शादी की समस्या होगी। तो 3 भाई हैं, तो तीनों भाई की शादी एक से हो जाएगी। ले भाई हटा, रो कटा, है ना? इसमें 2 फायदे हैं, एक तो लड़ने वाली, एक ही आएगी। भाई 3 भाई की अलग शादी होगी, 3 लोग लेडीज आएंगी लड़ने वाली, एक शादी का खर्चा भी सारा बच जाता है, ठीक है ना? तो भैंस पालन करते हैं, टोडा जनजाति का निवास है, और इस प्रथा कौन सी है? बहुपति प्रथा है। बहुपति प्रथा है। सुन लो इधर, अरे लड़के कितने खुश हो रहे हैं। अच्छा तो देख, अब आप उस प्रश्न पे आओ जो पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, उस पे आओ। मजाक में मत लेना, हल्के में ले रहे हो कभी। ये देखो इधर, ये इधर देखो, ये वाला, ये समझो। ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये कहाँ से लिखा हुआ है? द हिंदू से लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया कंटेंट है। अब आप समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट होगा ये प्रश्न। क्या क्या? छत्तीसगढ़ में से पूछा था ये, इसमें से समझ में आ गई बात? वो भाई कह रहे हो, ठीक है ना? तुम्हारे पेपर में अगर ये प्रश्न पूछ ले कि नीलगिरी तार किस राज्य का राज्य पशु है, तो तमिलनाडु। किसका है? तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्लीज आप इस पर थोड़ा ध्यान दो ना। हाँ जी, तो देखो एक बार, सुनो भाई, ध्यान दो एक बार प्लीज। अभी एक सर्वे हुआ, और सर्वे किसका हुआ? नीलगिरी ताहर का। किसका हुआ? नीलगिरी ताहर। और नीलगिरी ताहर का जब सर्वे हुआ, तो उस सर्वे के अंदर पाया गया कि केरल और तमिलनाडु में किए गए संयुक्त सर्वे के अनुसार नीलगिरी ताहर की कुल संख्या 2668, जिसमें से 1365 कहां पर है? केरल। अब प्रश्न ये आ जाएगा कि नीलगिरी ताहर किस राज्य का राज्य पशु है? तमिलनाडु। तो ज्यादा कहां मिलना चाहिए? तमिलनाडु। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसकी सबसे अधिक जो संख्या है वो कहां पर मिलती है? केरल। और केरल के अंदर एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है एराविकुलम। कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर नीलगिरी ताहर की सबसे अधिक जनसंख्या पाई, अधिक संख्या मिलती है। 1365, 2668 में से 1365 अकेले किसमें? केरल। शेष जो बचेंगे वो कहां पर है? तमिलनाडु, ठीक है ना? तो देखो एक बार, तमिलनाडु का राज्य पशु कौन है? नीलगिरी ताहर है। इसकी सर्वाधिक संख्या एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंदर है। अकेले एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान खाली, उसमें एक अकेले राष्ट्रीय उद्यान में कितने? 841। और नीलगिरी ताहर दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर। नीलगिरी ताहर परियोजना जो है वो चालू हुई 7 अक्टूबर 2022। ध्यान रखना है इसको बहुत अच्छे तरीके से। ये वो डेटा है, ये वे आंकड़े हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक आधा प्रश्न आपके स्लाइड पे से आ सकता है, ठीक है ना? तो 22 में ऐसे ध्यान रखना, 22 के अंदर 7 अक्टूबर को पहली बार मनाया गया था इसको। देखो इसमें लिखा भी गया है कुछ चीजें। 7 अक्टूबर को सरकार ने नीलगिरी ताहर दिवस के रूप में चुना था, जो कि
एक व्यक्ति थे, इनका नाम है ERC दवीदर, के सम्मान में था, जो एक वन्य जीव संरक्षणवादी थे और उन्होंने 1960 के दशक में दक्षिण भारत के एकमात्र पर्वतीय खुर वाले जानवर पर अध्ययन का बीड़ा उठाया था। 7 अक्टूबर किस व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर, कितना अक्टूबर है? 7 अक्टूबर, रट लो ढंग से, 7 अक्टूबर कौन सा है? 7 अक्टूबर। नीलगिरी ताहर किस राज्य का राज्य पशु है? तमिलनाडु। किसका है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का राज्य पशु है। 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर दिवस मनाया जाता है। 2023 को मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 23, क्योंकि 2022 में क्या हुआ था कि नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू हुई, और किस दिन शुरू हुई? 22 में, 7 अक्टूबर का। और अगले साल से मतलब 2023 से 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे अधिक संख्या एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? इसकी संख्या पाई जाती है। और राज्यों की बात करता है तो कौन सा राज्य है? केरल। और एराविकुलम किसका है? केरल राज्य में। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? ये बहुत बढ़िया कंटेंट है, थोड़ा सा इस पर आप फोकस करके रखना, ठीक है। सह्याद्री पर्वत, अब आते हैं सह्याद्री पर। देखो नीलगिरी को गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ये क्षेत्र में इसको सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री। और केरल में इसको कहते हैं क्या? तो केरल में इसका नामकरण होता है अनाईमुड़ी, और एक है कोड़ा, इसका अनाईमुड़ी और एक है कार्डमम। अनाईमुड़ी और क्या है? कार्डमम। अनाईमुड़ी और कार्डमम, अनाईमुड़ी और कार्डमम। तो सुनो भाई, देखो ध्यान दो एक बार। सह्याद्री जो श्रेणी, सह्याद्री श्रेणी, ये पश्चिमी घाट को गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में क्या कहते हैं? सह्याद्री। और कर्नाटक में तो इसको रामगिरी हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में इसका नाम क्या है? रामगिरी। स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? उसको रामगिरी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये आपका हो गया सर, ये हो गया आपका क्या कहते हैं इधर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इसमें हो गया आपका सह्याद्री। कौन हो गया इसमें? सह्याद्री। इस सह्याद्री के अंदर सर एक चोटी आती है। इस चोटी का जो नाम है, इस चोटी का नाम है कलसुबाई। कौन चोटी है? कौन चोटी है? कलसुबाई, जिसकी ऊंचाई 1646। और कलसुबाई जो चोटी है वह सह्याद्री की सबसे ऊंची है। कलसुबाई चोटी महाराष्ट्र में है। कलसुबाई चोटी कहां है? महाराष्ट्र। कलसुबाई चोटी कहां है? महाराष्ट्र। तो कलसुबाई चोटी महाराष्ट्र में आएगी, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा ध्यान दो आप इसको, देखो महाराष्ट्र में जो पठार है, महाराष्ट्र में सह्याद्री से लगा हुआ पठार कहलाता है देश। महाराष्ट्र में सह्याद्री से लगा हुआ पठार कहलाता है देश। जैसे आपने कहा ना कि इसकी शुरुआत खानदेश से होती है, तो देश क्या है? तो देश है कोई पठारी भूभाग है। देश किसके लिए काम लेते हैं? पठार। इसको रख ले, इसको धर ले इसको अंदर। तो पठार को हम क्या कहते हैं? देश कहते हैं। क्या कहते हैं? देश। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो पठार है जो सह्याद्री से लगा हुआ है उसको देश कहा जाता है। वहीं पठार को कर्नाटक के लोग कहते हैं, इसको बोलते हैं मलनाड। क्या बोलते हैं? मलनाड। और मलनाड के भी बगल में जो पठार है उसको मैदान कहते हैं। मलनाड के पूर्व में क्या कहलाता है? मैदान। तो देखो, मलनाड कर्नाटक में पठार, मैदान कर्नाटक में पठार, और देश महाराष्ट्र में पठार। ये देश की पठारी भूभाग के लिए सब काम में आता है। ये मलनाड भी देश के लिए आता है और मैदान भी देश के लिए। मलनाड और देश मिलते हैं कर्नाटक, और देश मिलता है कहां पर? महाराष्ट्र में। ये मिलता है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। और सुनो आप, इस सह्याद्री के अंदर एक पड़ता है महाबलेश्वर। कौन पड़ता है? महाबलेश्वर, जिससे कृष्णा का उद्गम होता है। किसका उद्गम? कृष्ण। और महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन भी है। वहीं पर एक और पड़ता है पंचगनी। कौन पड़ता है? पंचगनी। इसके नजदीक में ये पंचगनी। तो पंचगनी हिल स्टेशन जो है यह भी आपका स्थित आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये आ जाएगा। तो पंचगनी महाराष्ट्र में पड़ता है ना। पंचगनी और महाबलेश्वर दोनों कहां पर है? महाराष्ट्र, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, अनामलई। कौन श्रेणी है? अनामलई, केरल में। अनामलई कहां पर है? केरल। देखो, अनई का मतलब होता है हाथी, मलई का मतलब होता है पहाड़ी। ये पता नहीं कुछ जगह में पढ़ा था, अनई का मतलब हाथी होता है और मलई का मतलब मुख होता है ना, हाथी मुख के समान। या एक जगह में पढ़ा था मलई का मतलब पहाड़ी भी होता है, ठीक है ना। तो देखो, दक्षिण भारत की कौन सी पहाड़ी अपनी हाथियों की आबादी के लिए फेमस है? अनामलई। कौन सी है? अनामलई। केरल के अंदर है, पश्चिमी घाट को केरल में क्या कहते हैं? अनामलई। अनामलई के अंदर एक चोटी पड़ती है 2695 में, अनाईमुड़ी। कौन चोटी है? अनाईमुड़ी। केरल के अंदर कौन चोटी है? अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर हम हिमालय को हटा दें तो हिमालय से बाहर निकल जाओगे तो भारत में सबसे ऊंची कौन आती है? अनाईमुड़ी आती है। अनाईमुड़ी आती है, अनाईमुड़ी, ठीक है ना। तो अनाईमुड़ी आती है, ये वाली चोटी आपकी। इसके बाद अगर बात करते हो तो एक चोटी पड़ती है कार्डमम या इलायची। कार्डमम या इलायची, जो कार्डमम इलायची ये किस राज्य में फैलती है? केरल। कार्डमम इलायची कहां पर है? केरल। और ये प्रश्न तो किसी ने पूछा है कि भारत की दक्षिणतम जो पहाड़ी है वो कौन सी? कार्डमम। सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी? कार्डमम। कार्डमम भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। इलायची नाम से ही समझ में आ रहा है, मसालों का उत्पादन होता है ना, मसालों की इलायची है ना, ये सब जो है खेती इसमें होती है, ठीक है ना। ये सब खेती इसमें होती है, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और एक श्रेणी है पल्ली, तमिलनाडु में, और यहाँ पर हिल स्टेशन कौन सा है? कोडाई कनाल। ये मैंने सुबह बताया था ना आपको, सोरवेतसाला, ठीक है ना। सोरवेतसाला, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें पश्चिमी घाट के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है? ये काफी इंपोर्टेंट नाम है, बार बार आते हैं। तो यहाँ पर केरल में आप देखोगे तो कौन सा है? साइलेंट वैली। केरल में देखोगे तो कौन सा है? एराविकुलम। यहाँ पर देखोगे तो कौन है? अनाईमुड़ी 16। अनाईमुड़ी 16 वनों का प्रकार होता है। 16 क्या होता है? वनों का प्रकार होता है ना। तो दक्षिण भारत में 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जो मिलते हैं, कितने मीटर? 1500 से ऊपर जो वन मिलते हैं वो कौन सा कहते हैं? 16 वन, ठीक है ना। तो ये है एक मधुकेतन राष्ट्रीय उद्यान है, मधुकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान है। एक पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? पेरियार। और इधर देखोगे तो यहाँ पर आपको रामसर साइट देखने को मिलती है, वेवनाड रामसर साइट है। केरल के अंदर शास्ता कोटम झील है, रामसर साइट है। और अस्थाईमुड़ी भी क्या है? रामसर साइट। तो बताओ केरल के राष्ट्रीय उद्यान बताओ, साइलेंट वैली किस राज्य में है? एराविकुलम भी कहां है? कौन सा जानवर मिलता है? नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर। अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? केरल। अगर बोलो मधुकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, मधुकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां पर है? केरल। और पेरियार भी कहां है? केरल। पेरियार डैम भी कहां पर है? केरल। पेरियार नदी भी कहां है? केरल। तो केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार। क्या है? पेरियार। और ये आप देखोगे तो एक और है, ये पंबदम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंबदम 16 राष्ट्रीय उद्यान। तो पंबदम जहां पर आपको दिख जाए 16 राष्ट्रीय उद्यान, उनमें आपको ध्यान रखना है, सब भूल भी जाओ तो कोशिश करना कि ज्यादा संभावना है वो कहां पर है? केरल के अंदर, ऐसी ज्यादा संभावना रहेगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं अगले राज्य में, देखो एक और, इसमें देखो कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो कर्नाटक के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें एक आता है कौन सा? अंसी। कौन सा आता है? अंसी। कौन सा आता है? अंसी। इसके अलावा आपका एक आता है कुद्रेमुख। कौन सा आता है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख मैंने आपको बताया कल। कर्नाटक का जो पठार है, उस कर्नाटक के पठार के ऊपर आपकी एक नदी बहती है जिसका नाम है, एक ऊपर की तरफ बहती है कृष्णा और तुंगभद्रा, और नीचे बहती है कावेरी। और इस कर्नाटक के पठार पर एक पहाड़ियां हैं, उनका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियों में एक चोटी है, इसका नाम है मुल्लाईगिरी या मुल्लाईगिरी, मुल्लाईगिरी या मुल्लाईगिरी, है ना। तो मुल्लाईगिरी एक चोटी पड़ती है, और मुल्लाईगिरी जो चोटी है यह है कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मुल्लाईगिरी जो है वो कर्नाटक की भी सबसे ऊंची है और कर्नाटक पठार की भी सबसे ऊंची है, और बाबा बुदन पहाड़ियों की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। और कर्नाटक में दूसरी चोटी है सबसे ऊंची, जिसका नाम है कुद्रेमुख। ऊंची है कुद्रेमुख, लो एस पाया क्या मिलता है? लो एस। और बाबा बुदन की पहाड़ियों में क्या मिलता है? लो एस की मिलता है, ठीक है ना। लो एस मिलता है। तो एक अंसी राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, एक कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, एक नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा पड़ता है? नागरहोल। एक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? बांदीपुर। एक बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। एक मुदुमलई टाइगर रिजर्व, एक बन्नेगट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ये तमाम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये सब आपके कहां पर पड़ेंगे? कर्नाटक। हाँ,
इसके लिए हाँ बनेर घट्टा। हाँ भाई एक क्वेश्चन सही में भूल गए अपने, तो बाद में फिर उस बात को चर्चा नहीं करी। तो जो तितली के लिए था ना, तितली पहला तितली अभ्यारण्य, वो मैंने बताया था आपको केरल का, अरे अरे उसका नाम था यार, आर्नव था ना, आर्नव था ना, वो केरल का पहला है, भारत का पहला। फिर बाद में उसको चेक किया तो वो बन्नेर घट्टा है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य जो था वो कहाँ पर है, बन्नेर घट्टा। और बन्नेर घट्टा खुद कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में। तो देखो बोलो एक बार सारे बोलो, कौन सा है, अंसी, इतना ही बोलो, केवल कौन सा है, अंसी। देखो कर्नाटक में कौन कौन है, अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल, बांदीपुर, बिलगिरी रंगनाथ, मुदुमलाई और बन्नेर घट्टा। इनको ऐसे रखा जाएगा और कोई तरीका ही नहीं। कुछ तो ऐसे होंगे जो आपको याद हो जाते हैं वैसे ही, जैसे जैसे कुद्रेमुख है, अब वो सबको याद मिलेगा, कुद्रेमुख कहाँ पर, कर्नाटक है ना, तो कर्नाटक में कुद्रेमुख सबको याद रहता है। फिर आपका अंसी, नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेर घट्टा, मुदुमलाई, बिलगिरी रंगनाथ, ये सब कहाँ पर आपके कर्नाटक में आएंगे। कुछ और देखो नाम ऐसे, महाराष्ट्र में देखो, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में कौन कौन है, तो इधर तो पश्चिमी घाट में, ये पश्चिमी घाट में नहीं है ये वाले, ये फिर सतपुड़ा में है, कुछ ऐसे विंध्याचल में है, उस तरीके से आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपके कौन कौन से आएंगे, इधर आपका एक आता है नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा आता है, नंदूर मधमे, इसको तो राम साइड में घोषित किया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, नंदूर मधमेश्वर, कौन सा है, नंदूर मधमेश्वर। एक है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, संजय गांधी, इसको बोरीवली भी कहते हैं, कौन सा कहते हैं, बोरीवली। एक चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, चंदोली, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, महाराष्ट्र, चंदोली कहाँ पर है, महाराष्ट्र। और आप अगर देखोगे तो एक है मेलघाट, कौन सा पड़ता है, मेलघाट, देखो ताप्ती नदी के दक्षिण में, ताप्ती के दक्षिण, भाई इधर पहाड़ियां पड़ती है ना आपकी, कौन सतपुड़ा इधर, और सतपुड़ा से कौन निकलती है आपकी, नर्मदा, सॉरी ताप्ती, और ताप्ती के दक्षिण में कौन है, मेलघाट, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है मेलघाट, ध्यान रखना है मेलघाट। इसके अलावा एक आपका है कौन सा, गुगामल, कौन सा है, गुगामल है, एक पेंच है, एक आपका नवेगांव है, एक तदोबा अंधेरी, ये भी कई बार पूछा जाता है। और ये वाला नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर टाइगर रिजर्व, कौन सा है, बोर टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, तो बोर टाइगर रिजर्व एक बार सारे बोलो ना, एक बार इसको एक साथ बोलो, ये वाला कौन सा है, नंदूर मधमेश्वर, नंदूर मधमेश्वर। फिर एक है संजय गांधी, एक है चंदोली, एक है बोर, एक है गुगामल, एक है मेलघाट, एक है पेंच, एक है नवेगांव और तदोबा अंधेरी, तदोबा अंधेरी, तदोबा अंधेरी, बोर, इनको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तदोबा अंधेरी और बोर बहुत बार पूछे जाते हैं, तदोबा अंधेरी और बोर अनेकों बार पूछे जाते हैं, बार बार इनके प्रश्न आते हैं, तदोबा अंधेरी और कौन सा आता है, बोर, ये आते हैं बार बार। अगला देखो नेक्स्ट, अगला इस तरफ आपका कौन सा आता है, तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु में आप देखोगे तो तमिलनाडु में जो नाम आते हैं, इसमें एक तो आता है मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये तो सामान्य है, कोई बात नहीं, तो आप सबको याद होगा। ये वाला बहुत बार पूछता है, पिचवम मैंग्रोव क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु, पिचवम कहां पर है, तमिलनाडु, पिचवम कहां पर है। एक है गोइंडी, कौन सा है, गोइंडी, गोइंडी कहां पर है आपका, ये भी आपका कहां पर है, तमिलनाडु, गोइंड कहां पर है, तमिलनाडु। इसके अलावा मुदुमलाई, देखो मुदुमलाई पीछे हमने पढ़ा है, कर्नाटक में, कर्नाटक, तो इसका मतलब क्या कि ये दो राज्यों के अंदर फैला हुआ है, ठीक है ना। एक इसके अलावा मुकुट्ठी, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकुट्ठी राष्ट्रीय उद्यान, और एक कौन सा, अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, ये सब आपके इस तरफ फैले हैं, सीमा में इधर तमिलनाडु के अंदर। हो गया भाई सारा, ये क्या हुआ, इतना जल्दी कैसे हो सकता है भाई, वाह, सच में हो गया क्या भाई, वाह, गुड, अच्छा है, सही स्पीड, अच्छा बावड़े, अरे अच्छे बालक हो यार तुम। अब क्या पढ़ाए, अच्छा अभी, हाँ हाँ हाँ, अरे क्या हो रहा है ये, ओ भाई अभी कल से क्या है ना, इतना सिर दर्द होता है, 2 दिन हो गए यार, कल तो इधर दर्द था, आज इधर हो रहा है, बहुत दर्द है सिर में, छुट्टी कर दें ना, छुट्टी का नाम नहीं लेना है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, लगातार क्लास चलेगी, धनाधन क्लास, क्लास के साथ कोई समझौता नहीं होगा, एक समझौता नहीं क्लास के साथ। क्या बादाम खाने के लिए क्या कह रही है, पैसे मांग रही है, ना 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 ना, ना नहीं, अब लड़कियां लड़कों की ओर कर रही है ना, ऐसा नहीं है, अरे भाई इसको सही कर दो यार, हो गया ठीक। कल तो मैं आपको बताइए, कल मैं घूमने गया था परसों, तो भाई परसों जब गए, कल परसों ही, कल कल तो हाथ हो गई, एक रोड के ऊपर, एक रोड के ऊपर हाथ हो गई, रोड सड़क के ऊपर, तो एक गोलगप्पे की रेडी लगी हुई थी, है ना, तो वो गोलगप्पे की रेडी लगी हुई थी, तो जनरली ऐसा होता है लड़कियों की भीड़ होती है भाई साहब, वहां पर 9 लड़के लाइन में लगे हुए थे कितने लड़के, 9 लड़के लाइन से लग के खा रहे थे गोलगप्पे, 9 लड़के, नहीं मैंने गिना फिर है, तो अब फिर कल पता चला लड़कियां तो ऐसे बदनाम है ना, खान से बहुत गोलगप्पे खाते हैं, आपको पता है, बताते रहते हैं कहाँ खा के आते थे, है ना, बिल्कुल सही बात लाडू, सही बात, वो है क्या पीडीएफ, सेव कर रहे उसको, तो चलो आप, चलो आप आगे चलते हैं, आप चलते हैं बच्चे पूर्वी घाट पर, कहाँ चलते हैं, पूर्वी घाट, तो भाई पूर्वी घाट पर आओ आप, क्या हो रहा है यार ये, अरे पंखा चला दो, पंखा, बोर्ड ही हैंग हो रखा है, ठीक, देखो ठीक, छोड़ दो, सुनो, अब ध्यान दो भाई, अब मैं पूर्वी घाट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, पूर्वी घाट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ना, पूर्वी घाट को सुनो आप, पूर्वी घाट के ऊपर आप आओ, पूर्वी घाट पे आप थोड़ा ध्यान दो, ये एक प्राचीन वलित पर्वत है, कैसा पर्वत है, प्राचीन है और कैसा है, वलित, प्राचीन वलित पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत का मतलब क्या हो गया, पुराना है, और वलित है, फोल्डेड है, या मोड़दार पर्वत जिसको बोलते हैं। पूर्वी घाट जो है ना ये उड़ीसा से और तमिलनाडु तक, प्लीज बातें नहीं, उड़ीसा से तमिलनाडु तक, उड़ीसा से तमिलनाडु तक असतत रूप से फैला है, असतत रूप से। देखो अगर इसका कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछेगा, कथन कारण के रूप में पूछ रहे, तो पूछेगा कि कथन दे देगा एक, और कह देगा कि पूर्वी घाट का विस्तार असतत रूप से मिलता है, जबकि पश्चिमी घाट सतत है, ये बोल देगा, तो ये बात सही है, पश्चिमी घाट सतत है, पूर्वी घाट असतत है, और कारण भी दे देगा, क्योंकि देखो होता बेसिकली क्या है ना, कि पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है, लगभग 1500 मीटर ऊंचा है, और ये 600-700 मीटर ही ऊंचा है, तो ये भाग अधिक ऊंचाई, अधिक नीचा है, तो ढाल किस तरफ होगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ,
और जब नदियां होंगी वो कैसे चलती हैं, ढाल के हिसाब से, ढाल का अनुसरण करती हैं। तो नदियां इधर से निकलेंगी और ये कई सारी नदियां निकलती हैं, तो पश्चिमी घाट से आने वाली नदियां पूर्वी घाट का क्या करेंगे, अपरदन, और पूर्वी घाट का कटा होगा तो पूर्वी घाट पूरा क्या हो जाएगा, अपरदित हो जाएगा। इस वजह से पूर्वी घाट असतत है, ठीक है ना। अगर ढाल ऐसा होता कि ये ऊंचा होता ये नीचा होता तो फिर ये असतत हो जाता है कि नहीं। तो इसका कारण है कि पूर्वी घाट की तरफ पश्चिमी घाट ऊंचा है, जिससे जाने वाली नदियां, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूर्वी घाट को क्या कर देती हैं, काट देती हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि प्राचीन वरित पर्वत है, उड़ीसा से तमिलनाडु तो कैसे पाया जाता है, असतत। अब इसके अंदर जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों में आप देखोगे तो जो पहाड़ियां मिलती हैं उनमें एक पहाड़ी है, इसको कहते हैं कौन सी, इसका नाम है महेंद्रगिरी। कौन सी पहाड़ी है, कौन पहाड़ी है, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पहाड़ी। और महेंद्रगिरी पहाड़ी पड़ती है और ये कहाँ पड़ती है, उड़ीसा, कहाँ पड़ती है, उड़ीसा। और इस पहाड़ी में एक चोटी पड़ती है, इसका नाम है महेंद्रगिरी चोटी। कौन चोटी है, महेंद्रगिरी। देखो पहले पुरानी एनसीईआरटी में तो इसकी ऊंचाई थी 1501, लेकिन नई वाली में हो सकता है 1500 मीटर कर दिया उसको। तो देखो इसमें क्या होगा कि मैं जानता हूं और सब जानते हैं इस बात को कि सबसे ऊंची चोटी ये नहीं है, जिंदागढ़ चोटी है सबसे ऊंची 1680 मीटर। लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची कौन है, महेंद्रगिरी। बात समझे नहीं समझे। आप देखो तो पेपर बनाएगा तो एनसीईआरटी उठाएगा बना देगा। क्या सिंगराजू भी है, जिंदागढ़ भी है, मतलब महेंद्रगिरी से 3-4 चोटी ऊंची है, बात ये सिंपल सी, ठीक है ना। सिंगराजू भी है और जिंदागढ़ भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, महेंद्रगिरी है। इसलिए जब भी पेपर में प्रश्न आएगा तो कौन सा ही करना पड़ेगा, महेंद्रगिरी। अब देखो जिंदागढ़ नहीं आएगा, महेंद्रगिरी नहीं आएगा तो सिंगराजू आएगा, सिंगराजू नहीं आएगा, महेंद्रगिरी नहीं आएगा तो जिंदागढ़ आएगा, और अगर ये तीनों आएंगी तो महेंद्रगिरी आएगा। बात समझे नहीं समझे। अपने कुछ नहीं कर सकते, एनसीईआरटी ने दिया है मतलब दिया है, बस ये लो सिंपल बात है। अब वो सही है तो वो गलत है तो, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी अपडेट करेगा तो अपने भी कर देंगे। उड़ीसा अब मैं तुम्हें क्या कहूँ बताओ। अच्छे बावली पूछे यार, सारी लगता हूँ तुम्हारी है तो तुम ऐसे ही करते हो, अजीब बात है यार। देखो उदयगिरी की पहाड़ियां भी किस राज्य में है, उड़ीसा, किसमें है, उड़ीसा। और यहाँ से एक अभिलेख है और ये है हाथी गुम्फा, है ना, किसका है, हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा, ठीक है ना। हाथी गुम्फा शिलालेख प्राप्त होता है और ये किस शासक का है, खारवेल, किसका है, खारवेल का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना खारवेल से संबंधित है। और कौन सा शिलालेख आएगा आपका, हाथी गुम्फा आएगा, किस राज्य में, उड़ीसा। और पहाड़ियां कौन सी है, उदयगिरी की पहाड़ियां, ठीक है ना। उसे उड़ीसा, उसे उदयगिरी, उसे उड़ीसा, उसे उत्कल तट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे देखो महेंद्रगिरी, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये सब किसमें पड़ती है, आंध्र प्रदेश, पूर्वी घाट का भाग। तो आप कहोगे नल्लामला, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, कौन सी है, पालकोंडा, जावेदी, कौन सी है, जावेदी या जवादी इसको बोलते हैं, जावेदी। और एक कौन सा है, सेवराय, और ये आपका नीलगिरी। तो सेवराय, इसका नाम क्या है, सेवराय, ठीक है ना, सेवराय। तो ये सब जावेदी, सेवराय तमिलनाडु, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, और महेंद्रगिरी कहाँ है, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश में इसी पूर्वी घाट में एक पहाड़ियां पड़ती हैं, बोलते शेषाचलम। कौन सी है, शेषाचलम, शेषाचलम पहाड़ी। ये लाल चंदन क्या पाया जाता है, लाल चंदन, लाल चंदन मिलता है, क्या मिलता है, लाल चंदन मिलता है, लाल चंदन। कौन चंदन है, लाल। आंध्र प्रदेश में जो है ना एक मिलती है अराकू घाटी। कौन सी घाटी है, अराकू घाटी। आपने कॉफी चाय वगैरह किसमें खेती होती है, कृषि होती है ना। और ए अनार और आ आम, लेकिन आप ऐसे याद मत करना, ए अराकू और आ आंध्र प्रदेश। तो अराकू घाटी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। एक घाटी है कंबम घाटी, कौन घाटी है, कंबम घाटी, ये तमिलनाडु में, किसमें है, तमिलनाडु के अंदर। कौन सी, तो तमिलनाडु में कौन सी, कंबम घाटी। एक साइलेंट घाटी कहाँ पर, केरल, साइलेंट घाटी कहाँ पर है, केरल, साइलेंट घाटी कहाँ है, केरल। तो केरल के अंदर आएगी साइलेंट घाटी, साइलेंट वैली है, इसको मौन घाटी के नाम से भी कई बार जाना जाता है, मौन घाटी भी इसको कह देते हैं। तो साइलेंट वैली या मौन वैली इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा। एक पहाड़ियां पड़ती है वरुसनाड, जो भी आपकी तमिलनाडु के अंदर, वरुसनाड कहाँ पे है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में पड़ती है कौन सी, वरुसनाड की पहाड़ियां। तो एक ये भी ध्यान रखना तमिलनाडु में पड़ती है वरुसनाड, है ना, वरुसनाड, वरुसनाडु पहाड़ी, है ना, वरुसनाडु पहाड़ी पड़ती है, ठीक है ना, वरुसनाडु पहाड़ी पड़ती है। तो ये है। अब एक चीज भूल गए अपने पीछे, वो जरूरी है, और ये चीज है क्या, दर्रे, क्या है, दर्रे, दर्रे भूल गए अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। देखो ये है आपका सह्याद्री, अनामलई और कार्डमम। लेकिन एक चीज में गलती नहीं करोगे आप, ध्यान दो प्लीज, सारे ध्यान दो। यहाँ गलती कई बार करते हैं, इसमें गलती क्या होती है ना कि ये वाली मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे नीलगिरी, देखो मैंने सह्याद्री से नीलगिरी बनाई है, सह्याद्री से क्या बनाई है, नीलगिरी, सह्याद्री से नीलगिरी, ऐसे बनाई है, सह्याद्री से नीलगिरी। अब इन पहाड़ियों की लोकेशन, दर्रों की लोकेशन देखो आप, देखो यहाँ पर एक दर्रा है, अरे सुन लो यार, सुन लो भाई, एक बार देखो क्या है। किसने लिख दिया है, गुड्डू कौन है भाई, गुड्डू कौन सा है, सिलेबस नहीं करोगे पूरा, तुम्हें गाली निकालोगे, ध्यान रखना फिर बाद में ना। अगर ये पर्ची रख लो सारी संभाल के, जितनी शायरी की पर्ची आती है, ये जितनी पर्ची आती है रख लो, फिर जब सिलेबस नहीं होगा ना इनका, तब इनको पर्ची दिखानी है फिर कि देखो सर बेंद्र और नितेश में चप्पल बार बार फेंक दे रहे हैं। तो देखो आप ऊपर से पहाड़ियां बना सकते हो, सह्याद्री। देखो ध्यान रखना पेपर में जब कभी अगर ऐसी गलती हो, भूल जा रहे हो, तो आपको बताया ना कैसे जल संधियों को कैसे याद रखो, ऐसे इसको भी याद रखने का तरीका है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पर 4 दर्रे जब कभी आप भूल जाओ तो इसे याद करना, ठीक है ना, इसे याद करना। ऊपर सह्याद्री, अनामलई, कार्डमम और एक कौन सा, नीलगिरी, ऐसे बना लेना। लेकिन इसको ना, इसको संभाल के बनाना, नीलगिरी को, नीलगिरी ऐसे मत लगा देना, यहाँ पर लगाया गलत हुआ, मामला बिगड़ जाएगा। तो देखो ये 1 2 ऐसे टिक मार दो, 2 दर्रे, एक दर्रा लगाओ ये अनामलई और नीलगिरी के बीच में लगाओ, अनामलई और नीलगिरी के बीच में, और एक दर्रा लगाओगे अनामलई और कार्डमम के बीच में। ध्यान समझ में बात। देखो ये प्रश्न क्या पूछता है, इस दर्रे का नाम है, इसका नाम है थाल, बोलो थाल, भोर, पाल, थाल, भोर, पाल।
सेन, थाल, भोर, पाल, सेन, थाल, भोर, पाल, सेन, थाल, भोर, पाल, सेन, थाल, भोर, पाल, सेन। देखो सुनो, दो महाराष्ट्र दो केरल, ऊपर के दो महाराष्ट्र नीचे के दो केरल। थाल, भोर, पाल, सेन, थाल, भोर, पाल, सेन, थाल, भोर, पाल, सेन, थाल, भोर, पाल, सेन, थाल, भोर, पाल, सेन। सुनो बस, तो अजीब बच्चे, गलत बात। बेटा सुनो, रख देना इनको, इसी सीक्वेंस में रखना है। मिलान करवा ले भाई, मिलान करवा ले, या कह दे कौन सा युग्म। क्या सुन लो तुम्हारे आगे मैं मजबूर हो जाता हूँ, बताओ हद की बात है। तो अब आप एक बात दिमाग में रख लो कि दो ऊपर के दो महाराष्ट्र, दो नीचे के दोनों केरल। थाल घाट, भोर घाट कहाँ है? पाल घाट, सेन कोट कहाँ है? अब इनकी लोकेशन पे ध्यान दो। सह्याद्री में दो है, थाल घाट और भोर घाट, और बाकी पाल घाट जो है ना वो नीलगिरी और अनामलाई के बीच में। ये वाला प्रश्न आता है कई बार, पाल घाट दर्रे की अवस्थिति किन दो पहाड़ियों के बीच में है? तो नीलगिरी और अनामलाई। ये पूछता है सेन कोट, तो अनामलाई और कार्ड, इनके बीच में आपकी ये लोकेशन आएगी। एक जोड़ता है मुंबई को नासिक, मुंबई को पुणे, तो एक जोड़ेगा मुंबई नासिक मुंबई पुणे, है ना, मुंबई नासिक मुंबई पुणे। ये जोड़ता है आपका, ये जोड़ता है कोची को कोयम्बटूर से, कोची को कोयम्बटूर, कोची को कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से ना। और एक जोड़ता है तिरुवनंतपुरम को मदुरई, तिरुवनंतपुरम को मदुरई, तिरुवनंतपुरम को मदुरई, कोची को कोयम्बटूर, मुंबई नासिक मुंबई पुणे। सिंपल है, ये आपको देख लेना। ऐसा हो सकता है कि एक तरफ दर्रे का नाम लिख दे, चार दर्रे, एक तरफ लिख दे, किन किन को जोड़ता है, मिलान करो। समझे नहीं समझे? ऐसा मिलान करवा ले। इस प्रकार से आपका एक और टॉपिक होता है प्रायद्वीपीय भौतिक प्रदेश पूरा हो गया। मेरे हिसाब से 60% ज्योग्राफी हो गया भारत का, 60% हो गया, 60%, 60%। बड़े बड़े टॉपिक सारे निपटा दिए। हाँ, एक टॉपिक बड़ा थोड़ा नदी है। अब नदियां हैं तो अब नदी को अपने, अब भाई लगाओ, नदियां लगाओ। कल कल शुरू करें, तो फिर कल शुरू करते हैं नदियां। किसने कहा है? बढ़िया, बढ़िया। पूर्वी घाट में कोई विशेष दर्रे नहीं है जिनके कोई विशेष नाम हो ना। तो ये कुल मिला के तुम्हारा जो टॉपिक हो गया भौतिक प्रदेश तक हो गया। और क्या कहते हैं, कल नदी शुरू करते हैं ना। अरे हाँ, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती। ये लो अभी शुरू करो। मेघालय और कर्बी आंगलोंग कौन पढ़ेगा? पिताजी पढ़ाएंगे आके। सुनो, टॉपिक तो रहेगा मेघालय और कर्बी। एक बात तो आपको बता चुके हैं, ए बेटा इधर देख, एक बात आपको बता चुके हैं कि मेघालय और कर्बी आंगलोंग का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया, इतनी बार पूछा गया कि मतलब मैं कह नहीं सकता हूं, कम से कम 20 बार कम से कम अलग अलग परीक्षा में पूछा गया होगा कि हाँ, हर परीक्षा में जहां जाओगे वहां इसको पूछ देता है कि इनमें से कौन प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है या नहीं है। समझे नहीं समझे? तो ये प्रश्न बार बार आता है। अब सुनो आप, मेघालय का जो पठार है, मेघालय का पठार, उस मेघालय के पठार को आप इस तरीके से देखो। ये मेघालय पठार है, मेघालय पठार है, ठीक है ना, मेघालय। इस मेघालय पठार के ऊपर आप देखोगे तो सुनो बेटा सुनो प्लीज, यहाँ पर पहाड़ियां हैं, इनको कहते हैं कौन सी? इनको गारो, खासी, जयंतिया। गारो है, कौन सी है? गारो, गारो। ये कौन है? खासी, कौन है? खासी। और ये कौन है? जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। और यहाँ पर है उत्तरी कछार, कौन सी है? उत्तरी कछार या उत्तरी कछार, उत्तरी कछार कहते हैं, उत्तरी कछार कह दो, उत्तरी कछार पहाड़ी। और ये पठार है, इसको बोलते हैं कर्बी एनलोंग का पठार, कर्बी एनलोंग का पठार। भाई साहब सुनो एक बार ध्यान से बात को। एक पड़ता है नोकरेक, क्या पड़ता है बेटा? नोकरेक चोटी पड़ती है। कौन चोटी है? नोकरेक। और नोकरेक जो चोटी है, नोकरेक चोटी, ये गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक। गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची नोकरेक। और खासी पहाड़ी पड़ती है शिलोंग पीक, कौन सा है? शिलोंग। 1961 मीटर है, कौन सा है? 1961, 1961 है ना, 1961 मीटर है। और ये ध्यान रखना, शिलोंग पीक मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलोंग पीक है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और इन खासी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थान पड़ता है, इसका नाम मौसिन राम। कौन पड़ता है? मौसिन राम। मौसिन राम पड़ता है। मौसिन राम विश्व में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान। ये उत्तरी कछार की जो पहाड़ी है, यहाँ पर एक हिल स्टेशन है हाफलोंग, कौन सा है? हाफलोंग। तो हाफलोंग हिल स्टेशन जो पड़ता है वो असम के अंदर पड़ता है। और इस देखो ये पठार भी असम में, कर्बी आंगलोंग जिला भी है इसका। तो इसको पहाड़ी फैली है, जिनको कहते हैं कछार की पहाड़ी। कछारी साम्राज्य के खंडहर नागालैंड में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? नागालैंड के शहर है दीमापुर। कौन सा शहर है? तो नागालैंड के दीमापुर में कछारी साम्राज्य का पाया जाता है खंडहर। नागालैंड की वाणिज्यिक राजधानी, कॉमर्शियल कैपिटल कौन सा है? दीमापुर है। कछारी साम्राज्य के खंडहर भी कहाँ है? दीमापुर। और सबसे बड़ा जो शहर है नागालैंड वो भी कौन सा है? दीमापुर। और नागालैंड का प्रत्येक जिला भी कौन सा है? दीमापुर है। तो आगे बढ़ेंगे बाकी कल।